बेस थ्योरम करते हैं। बेस थ्योरम क्या है, इसको अप्लाई क्यों करते हैं? देखो हमने अभी तक पढ़ा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट हमारे पास होता है। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट तो इसका मतलब है कि पहले के होने की प्रोबेबिलिटी का दूसरे के होने पर कोई इफेक्ट ना पड़े। दूसरा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या था कि एक काम हो चुका हो उसके बाद किसी दूसरे काम के होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी हमें बतानी थी। तो देखो बेस थ्योरम क्या है, हमें कोई इवेंट्स दिए होंगे E1, E2, E3 या E4, इस तरह कुछ इवेंट्स गिवन होंगे हमें। अब उन इवेंट्स से कोई एक कॉमन हमारे पास आउटकम आने वाला है, कॉमन, तो हमें उसे ले लिया मैंने A। बेस थ्योरम में हमें क्या करना होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये थी कि E1 के हो जाने के बाद A के होने की पॉसिबिलिटी बतानी थी। A बाय E1 यानी कि E1 के हो जाने के बाद A की प्रोबेबिलिटी बतानी थी, वो तो था हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी हमारे पास आने वाला है ये बेस थ्योरम का यूज। तो बेस थ्योरम में हमारा क्या होने वाला है, हमें इस बार E1 की प्रोबेबिलिटी बतानी है जब हमारा A हो चुका हो, A की पॉसिबिलिटी हमें पता हो। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, हमें यहां से वापस जाना होगा ऊपर की तरफ। तो ये बेस थ्योरम काम करेगा इसमें। बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, बेस थ्योरम का फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी E1 के होने की, जब हम ये जानते हैं कि A हमारा जो इवेंट है वो अकर कर चुका है, तो उसका फॉर्मूला है P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 डिवाइडेड बाई, इन सब की प्रोबेबिलिटीज लिख देते हैं, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A बाई E3। ये होने वाला है हमारे पास। देखो क्या करना है हमें E1 बाय A निकालना है, यानी कि A के हो जाने के बाद E1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बेस थ्योरम से हम ये फॉर्मूला लगा करके, अगर हमारे पास 3 से ज्यादा इवेंट होते, 4-5 होते, तो हम इस फॉर्मूले को नीचे आगे बढ़ाते जाते। ऊपर हमें सिर्फ उसी इवेंट के बारे में लिखना है जो हमें अकर कराना है, नीचे हम सभी इवेंट्स के लिए ये प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं। ठीक है, अगर ये 2 इवेंट हमें गिवन होते E1 और E2 तो हम E3 वाला ना लेते। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट पार्ट लिखते हैं इसका, फ्रॉम बैग 1, और सेकंड पार्ट लिख देते हैं इसका बैग 2। देखो करना क्या है, हमें इसमें 2 बैग्स शुरुआत में दिए हुए हैं, इस तरह 2 बैग हैं, उनमें से हमें बैग सिलेक्ट करना है। तो ठीक है, तो ये बैग 1 है मेरा, ये बैग 2 है मेरा। इसके अंदर हमें गिवन है कि 4 ब्लैक और 4 रेड बॉल्स हैं। सेकंड बैग के अंदर हमारे 2 रेड बॉल्स और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, ये 2 चीजें हमें गिवन है। अब हमने क्या किया, इनमें से कोई एक बैग सिलेक्ट किया रैंडमली, इन दोनों में से कोई भी एक बैग सिलेक्ट हो सकता था। उसके बाद क्या हुआ, उनमें से एक बॉल निकाली और वो बॉल रेड कलर की आई, हमें ये पता है, यानी कि वो इवेंट ए है। अब इसको इससे रिलेट करते हैं वापस से कि हमें 2 बैग्स दिए हुए हैं, उन दोनों बैग्स में से किसी एक बैग को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया और उस बैग में से बॉल निकाली और वो बॉल रेड कलर की मिली, ये जानते हैं हम। तो बताओ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने बैग 1 चूज किया था, सेकंड केस में क्या है बैग 2 चूज किया था। तो ये वापस से यहीं आ गई बात। क्या कर रहे हैं हम, E1 मेरा पहला बैग सिलेक्ट करना है, E2 मेरा सेकंड बैग को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो E3 इसमें नहीं है, 2 ही बैग हैं क्योंकि। ठीक है, तो E1 मैंने केस ले लिया, इवेंट है मेरा कि मैंने फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया होगा। E1 इवेंट दैट फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, फर्स्ट बैग सिलेक्टेड। और E2 मेरा इवेंट है कि मैंने सेकंड बैग को सिलेक्ट किया होगा, सेकंड बैग इज सिलेक्टेड। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट करने के बाद हमने उसमें से एक बॉल निकाली जो कि रेड कलर की है, तो ए बी द इवेंट दैट बॉल इज रेड, बॉल इज रेड। अब हमें बताना है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल पहले बैग से सिलेक्ट की गई हो, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए, ये जानते हुए कि वो बॉल रेड है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले बैग से सिलेक्ट की गई थी। ठीक है, तो कुछ इस तरह की चीज बन जाती है, बन रही है ना इमेज ये वाली। ठीक है, तो E1 बाय ए हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय
E1 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, ये होने वाला है। ठीक है, अब इनमें से इन चारों चीजों की हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं। देखो क्या है हमारे पास, पहला है हमारे पास, हमें ये बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, पहले बैग के सिलेक्ट होने के चांसेस क्या है। देखो रैंडमली सिलेक्टेड है बैग, 2 बैग थे हमारे पास, तो हमारे पास 2 बैग में से कोई भी एक बैग आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इसी तरह सेकंड बैग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी 1/2 है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा A/E1 और A/E2 निकालने हैं हमें। A/E1 मतलब समझते हैं इसका, अब तक जो पढ़ते आए हैं उसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इसमें पूरा पूरा यूज करना है हमें। करना क्या है, A/E1। A/E1 का मतलब है कि फर्स्ट बैग सिलेक्ट हो चुका है, तब एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो इसमें देखो जरा, यहां हम ये जानते हैं कि हमने यही बैग सिलेक्ट किया है, तो अब बताओ कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमारा दिमाग खराब थोड़ी है जो हम ये लेंगे, ठीक है। जब हमें इस बैग से बॉल निकाली ही नहीं है, हमें पता है कि हमने ये बैग नहीं लिया, हमने सिर्फ यही बैग लिया है, तो इसमें से रेड आने की पॉसिबिलिटी कैसे बताई जाएगी, तो इसी की तो टोटल बॉल्स ली जाएंगी। ठीक है, तो कितना है, A/E1 का मतलब है फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया है तब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 4/8 है। और दूसरा केस क्या है, P ऑफ A/E2, ये जानते हुए कि सेकंड बैग को सिलेक्ट किया है, सेकंड बैग को, ठीक है, तो इसमें से रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, टोटल 8 बॉल है हमारे पास, ठीक है, उनमें से 2 रेड है, तो 2/8। ये चारों चीजें ले जा करके इस फॉर्मूले में रख देनी है, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी पूरी। ठीक है, लिख लो इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हर एक फॉर्मूले में, हर एक क्वेश्चन में करना क्या है, ऐसा ही फॉर्मूला बनने वाला है, तो हमें 2 चीजें ऊपर लिखी हुई हैं, ये दोनों निकालनी होंगी और नीचे वाला सब कुछ निकालना होगा। तो 4 क्वांटिटी या 6 क्वांटिटी, 3 बैग होते तो हमारे पास ये 6 क्वांटिटी बनती, अभी 2 बैग हैं तो हमारे पास 4 क्वांटिटीज बन रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, समझाते हैं अभी क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन बॉक्सेस हैं हमारे पास इस तरह, सेकंड बॉक्स, ये थर्ड बॉक्स। हमें ये पता है कि पहले वाले बॉक्स के अंदर 2 गोल्ड कॉइन हैं, दूसरे वाले बॉक्स के अंदर 2 सिल्वर कॉइन हैं, और तीसरे वाले बॉक्स के अंदर 1 गोल्ड कॉइन है और 1 सिल्वर कॉइन है, ये दिया हुआ है हमें। और इन तीनों बॉक्सेस में से कोई एक बॉक्स को सिलेक्ट किया गया है और उसमें से कॉइन निकाला। पहले कोई एक बॉक्स सिलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है, फर्स्ट करें, सेकंड करें, थर्ड करें, हर एक की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ठीक है। हमारे पास ये क्या हो गए, E1, E2, E3, 3 इवेंट्स हो गए। तो E1 बी द इवेंट, E1 मेरे पास इवेंट है दैट फर्स्ट बॉक्स इज सिलेक्टेड, फर्स्ट बॉक्स इज सिलेक्टेड। E2 मेरे पास इवेंट है सेकंड बॉक्स इज सिलेक्टेड, और E3 एक इवेंट है थर्ड बॉक्स इज सिलेक्टेड, थर्ड बॉक्स इज सिलेक्टेड। अब ये E1, E2, E3 हो गए, लेकिन हमें क्या बोला है, इनमें से कोई एक बैग सिलेक्ट किया है और उसमें से कॉइन निकाला और ये पाया गया कि वो कॉइन गोल्ड कॉइन है। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो थर्ड बॉक्स से निकाला गया होगा। हमने जाकर के अंधेरे में तीनों बॉक्स रख दिए, तीनों बॉक्स में से किसी एक बॉक्स में जाकर के हाथ डाला, एक कॉइन निकाला, बाहर आकर के देखा तो ये गोल्ड कॉइन था। अब ये बताओ कि वो पहले बॉक्स में से आया होगा, तो ये क्या हो गया, बेस थ्योरम वाली बात आ गई कि पहले वो काम कर दिया, उसके बाद हम बता रहे हैं कि पीछे किस में से वो चीज आई थी। ठीक है, रिलेट करना है इस चीज को, हमेशा यही होने वाला है। करना क्या है, यहां पर E1, E2 और E3 3 इवेंट्स हैं, उनसे सबसे कुछ होने वाला है कॉमन एक चीज, वो मैंने ए ले लिया। ए क्या है मेरा, गेटिंग ए गोल्ड कॉइन, ये मेरा एक ए इवेंट है, गोल्ड कॉइन। अब हमें बताना है कि वो गोल्ड कॉइन इस थर्ड वाले बॉक्स से आया हो, तो हमें क्या करना है, सारी चीजें वही हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है सबकी। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, हमें बताना तो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जब ए हो चुका हो, थर्ड बॉक्स सेलेक्ट किया हो, जब हमें पता है कि गोल्ड कॉइन तो निकल चुका है, तो क्या होगा, वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई आई, वेयर आई की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के 3 तक जाने वाली है, ये लिख सकते हैं हम। तो क्या करना है हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी है अब कि P ऑफ E1 कितना होगा। तो देखो P ऑफ E1 बैग सिलेक्ट करना है, तीनों में से कोई भी एक कभी भी बैग सिलेक्ट हो सकता है। तो P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3, तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। कोई सा भी बैग सिलेक्ट हो सकता है वो तो, लेकिन आगे क्या है, आगे है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1। A बाय E1 का मतलब है कि जब ये जानते हुए मैंने पहला बॉक्स सिलेक्ट किया है तो एक गोल्ड कॉइन आने के चांसेस क्या हैं। गोल्ड कॉइन अगर देखो, अगर फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा तो उसमें 2 ही कॉइन है, कोई सा भी कॉइन निकले वो गोल्ड कॉइन होने वाला है। तो फेवरेबल भी 2 है और टोटल भी 2 है, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। ठीक है, इसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। A बाय E2 का क्या मतलब है, ये जानते हुए कि सेकंड बॉक्स सिलेक्ट किया है जिसके अंदर 2 सिल्वर कॉइन है, तो एक गोल्ड कॉइन आने के चांसेस कितने हैं, 0/2। फेवरेबल 0, जब उसके अंदर गोल्ड कॉइन है ही नहीं तो निकलेगा कद्दू, निकलेगा 0। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3। A बाय E3 मतलब थर्ड बॉक्स को सिलेक्ट किया और एक गोल्ड कॉइन आ जाए, उसके अंदर 2 है ना, एक गोल्ड और एक सिल्वर, तो गोल्ड कॉइन कितने हैं, एक, टोटल कॉइन कितने हैं 2, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। हमारे पास 6 की 6 क्वांटिटीज आ चुकी हैं, इसे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और वैल्यूज निकल जाएगी। तो कितना आंसर आने वाला है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय A वो होगा हमारे पास कितना, A ये E3 इंटू A बाय E3, तो E3 है हमारे पास 1/3 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय, उन सब की सम करने हैं इन सब का, तो क्या मिलेगा हमें, 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये तीनों चीजें हो जाएंगी, इन्हें ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कहा है कि एक मेथड है हमारे पास HIV को टेस्ट करने का। ठीक है, उसमें क्या होता है 90% ऑफ द टाइम वो मशीन सही डिटेक्ट कर देती है अगर उसे HIV है। देखो पहली बात तो ये है कि उस इंसान को वो HIV है भी या नहीं। ठीक है, अगर उसे HIV पॉजिटिव वो है बंदा, तो हमें ये पता है 90% चांसेस हैं कि वो मशीन उसे डिटेक्ट कर देगी, लेकिन 10% मशीन फेल हो जाती है, 10% टाइम वो मशीन फेल हो जाती है और वो किसी HIV पॉजिटिव वाले को भी बता देती है कि ये HIV नेगेटिव है। और वहीं दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम और है कि अगर कोई सही इंसान भी वहां चला जाए जिसको HIV नहीं है, तो भी वो मशीन 1% चांसेस हैं कि उसे HIV पॉजिटिव घोषित कर दे। 99% चांसेस इस बात के ये हैं कि वो मशीन HIV पॉजिटिव ना होने वाले बंदे को पॉजिटिव नहीं बताएगी, वो मशीन सही सही बात बता देगी, लेकिन 1% चांसेस उसमें हैं कि वो किसी सही इंसान को HIV पॉजिटिव घोषित कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है कि जो पॉपुलेशन है टोटल उसका 0.1% ही ऐसे लोग हैं जो HIV पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि हमने एक पर्सन को सिलेक्ट किया रैंडमली उस पॉपुलेशन में से। अब ये बताओ कि डॉक्टर ने उसे बोल दिया कि तुम HIV पॉजिटिव हो, अब उसे एक्चुअल में भी HIV है। तो यहाँ बात समझ आ रही है, कुछ बेस थ्योरम जैसा लग रहा है ना, कि पहले हमने कुछ पॉपुलेशन में किसी को सिलेक्ट किया, उसे पता है हमें कि वो HIV मशीन ने टेस्ट कर दिया है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे HIV था या नहीं था। बेस थ्योरम वाली बात आ गई। तो देखो करना क्या है, इसमें सिलेक्ट कैसे करेंगे E1 E2 को। E1 मेरा क्या बताना है, हमें बताना है कि उसे मशीन ने बता दिया है कि वो HIV पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये बताना है कि उसे सच में एक्चुअली HIV था, तो हम E1 क्या मानेंगे, E1 विद द इवेंट दैट पर्सन एक्चुअली हैव HIV, एक्चुअली हैव HIV, उसे HIV था। और E2 मानेंगे उसे नहीं था, नॉट हैविंग HIV। अब क्या हो रहा है, तो मशीन से टेस्ट हुआ, दोनों को एक कॉमन इवेंट A दिया जिसमें मशीन ये बताती है कि वो HIV पॉजिटिव है या नहीं है।
तो हमें तो पॉजिटिव बताया गया केस लेना ना, क्योंकि मशीन ने लास्ट वाले पर्सन को बताया है कि वो से HIV है। तो हम क्या लेंगे, मशीन डिटेक्ट्स HIV। ये कॉमन चीज हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है इस बात की कि मशीन ने कह दिया कि प्रोबेबिलिटी है, मशीन ने कहा कि वो HIV पॉजिटिव है। अब इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि उसको HIV था, यानी कि E1/A। ठीक है, E1/A का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। हमें ये निकालना है। अब हमें ये 6 चीजें चाहिए जो कि वो पिछले केस से रिलेट कर रहा है कि पहले हमने ये बता दिया कि मशीन ने उसे HIV डिटेक्ट कर दिया है। अब इस बात की पॉसिबिलिटी क्या है कि उसे एक्चुअल में HIV था। तो हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, एक्चुअली है HIV। तो हमें गिवन तो है कि 0.1% लोगों को HIV है, तो इसका मतलब है 0.1/100, तो वो हो गया 0.001। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना होगा कि एक्चुअली HIV नहीं है, तो जिनको है उसमें टोटल पॉपुलेशन में से हटा दिया हमने, तो उनको नहीं है। तो कितना होगा, प्रोबेबिलिटी के केस में होगा वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.001, जो कि आता है 0.999। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि उसे एक्चुअली HIV नहीं है। थर्ड केस क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 ना, A/E1 का मतलब है इस बात के क्या चांसेस हैं कि मशीन उसे डिटेक्ट कर देगी कि वो HIV है, जबकि उसे एक्चुअल में भी HIV है। तो मशीन 90% चांसेस हैं कि एक बीमार पर्सन को ही डिटेक्ट कर देगी कि वो HIV पॉजिटिव है। तो कितना है, 90% चांसेस का मतलब है 0.9। और फोर्थ क्वांटिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। A/E2 का मेरा क्या मतलब है कि उस पर्सन को HIV नहीं है, तब भी मशीन ने बता दिया कि वो HIV पॉजिटिव है। तो वो दिया तो हुआ है कि वो मशीन 1% टाइम्स फेल हो जाती है। 1% का मतलब क्या है, 1/100। तो 1/100 हमारे पास जो होगा 0.01। तो हमारे पास हर एक क्वांटिटी है, इस चीज में हमें पुट कर देना है।